राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार और बीजेपी के सामने बिल्कुल आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और इस लड़ाई में जीत के लिए राहुल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसमें बीजेपी फंस गई है। आप जानते हैं कि सावरकर, विनायक सावरकर यानी सावरकर के नाम पर बीजेपी हमेशा सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती है। आज राहुल गांधी ने बीजेपी की इस कोशिश पर तगड़ा वार किया है। दरअसल पुणे के कोर्ट में और सावरकर के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जो मामला चल रहा है उसमें अदालत ने तो राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दे दी, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद ही एक याचिका दाखिल कर इस केस पर समन ट्रायल चलाने का आग्रह किया है ताकि इस मामले में वो ऐतिहासिक साक्ष्य पेश कर सके। राहुल गांधी की तरफ से वकील मिलिंद पवार ने जो याचिका दाखिल की है उसमें लिखा है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि इस मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए। इसका मतलब है कि अब सावरकर पर जो भी सवाल होंगे अदालती कार्रवाई में उन पर साक्ष्यों के साथ राहुल गांधी अपना जवाब दाखिल करेंगे और इसमें फिर बीजेपी को मनगढ़ंत बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि सावरकर को लेकर कई किस्म की भ्रामक बातें बीजेपी करती रही है ताकि अंग्रेजों से माफी मांगकर उनका साथ देने का दाग छुड़ाया जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने इस दांव के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी का जो दांव है इस दांव के बाद अब बीजेपी लाचार दिख रही है। बीजेपी की लाचारी आज सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर इस मामले में सुनवाई को टालने का आग्रह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। आज तो अदालत में इस पर सुनवाई नहीं हुई है जिसका बहुत इंतजार था। आप जानते हैं कि आज 19 तारीख है और खासकर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। पिछले 2 दिनों से यह बात चल रही थी कि आखिर जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है तो राहुल गांधी ने भी कहा था और डिसेंट नोट यानी असहमति पत्र भी उन्होंने दिया था, जारी भी किया था उसे सोशल मीडिया पर कि आप कम से कम 2 दिन तो रुक जाइए। लेकिन देखिए होता क्या है, आज सॉलिसिटर जनरल पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आज समय नहीं है और वहां पर जस्टिस सूर्यकांत के सामने खड़े होकर कहते हैं, जबकि एडीआर की तरफ से यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट वो खड़े थे और उन्होंने कहा भी कि इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण मामला क्या हो सकता है कि इस पर आज सुनवाई हो। इस मसले पर सीईसी की नियुक्ति में सीजेआई रहें न रहें और जो अभी नियुक्ति की गई है वो अवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, इन सब पे आज फैसला होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन तुषार मेहता सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो खड़े हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक संवैधानिक बेंच के सामने खड़ा होना है सुनवाई में, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद होता यह है कि प्रशांत भूषण कहते हैं कि तुषार मेहता जी आपकी टीम में 17 लोग हैं, उनमें से किसी एक को यहां खड़ा कर दीजिए या वहां खड़ा कर दीजिए, लेकिन कम से कम यह बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसको आप आगे बढ़ने दीजिए। खैर, तुषार मेहता चूंकि सरकारी वकील हैं और सरकार नहीं चाहती है कि इस मसले पे सुनवाई जल्दी हो सुप्रीम कोर्ट में, हुआ वैसा ही। जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि ठीक है मेहता जी, जब आप बताएंगे हम उसको एकोमोडेट कर लेंगे। बस हो गया, एकोमोडेट हो गया, यानी आज इस पर कोई बात नहीं हुई और आगे कब सुनवाई होगी इसकी बात भी नहीं हुई। जब सुनवाई होगी, जब मौका आएगा तो फिर सुनवाई होगी। तो बीजेपी और कौन से बहाने करेगी ये देखना होगा। वैसे राहुल गांधी ने इस मामले में भी आर पार की लड़ाई छेड़ी है। मोदी और अमित शाह के साथ आपको याद होगा कि बैठक से पहले और बैठक के बाद दोनों बार राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और फिर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज फिर से कांग्रेस की बैठक में यह मुद्दा उठा जिसमें सरकार की नीयत पर सवाल उठे। उधर राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने में जुटे हैं और उसका नतीजा भी दिखने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मोदी सरकार की कमजोरियों पर सवाल उठा रहे हैं, फिर चाहे वो चुनाव में धांधली की बात हो या अमेरिका से हथकड़ियों में भारतीयों को भेजने की बात हो या महाकुंभ में जो हर तरह की तकलीफें झेल रही हैं, जो जनता जा रही है उनका मुद्दा हो, यानी हर मुद्दे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयराम रमेश। आइए चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। आज 11:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 7 घंटे तक ये बैठक चली। सारे प्रभारी और इंचार्ज एआईसीसी के मौजूद थे और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, राहुल गांधी जी
और सभी प्रभारी और इंचार्ज मौजूद थे। कई विषयों पर चर्चा हुई, खास तौर से 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी में जो नव सत्याग्रह बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस पर जो फॉलोअप कार्रवाई करनी है उस पर चर्चा हुई है। मऊ में हमारी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली हुआ था 26 जनवरी को, और अभी एक साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय यात्रा हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में निकाला जाएगा, उस पर चर्चा हुई है। अप्रैल के पहले 10 दिनों में गुजरात में AICC का अगला अधिवेशन होगा, उस पर भी चर्चा हुई। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, मिसाल के तौर से चुनाव आयोग को कमज़ोर किया जा रहा है, आक्रमण हो रहा है बीजेपी द्वारा, उस पर काफ़ी लंबी बात हुई और ये बात सब ने माना कि चुनाव आयोग का प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि इलेक्टरल रोल जो है वो राजनीतिक पार्टियों को मिलना चाहिए और जिस रूप में मिलना चाहिए ताकि उस पर विश्लेषण कर सके। बहुत लोगों के मन में ये आशंका है कि ये फर्जी रोल है। कई लाखों नाम हर एक राज्यों में या जोड़े जाते हैं या निकाले जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो चुनाव होते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और चुनाव आयोग, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ही चलते हैं। ये संविधान पर एक आक्रमण है, संविधान का अपमान है। तो ऐसे कई मुद्दे थे। संगठन बेलगावी में हमने ये तय किया था कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा हमने की थी और उसको लेकर हमारे करीब 800 DCC जो हैं उसको हम और ज़्यादा मजबूत करें, उस पर कई सुझाव आए और इस पर भी अगले कुछ दिनों में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या कदम हम उठाने वाले हैं। ये इंदिरा गांधी भवन में ये पहला बैठक था और आज से सारे प्रभारी और सारे इंचार्ज 30 लोग इसी भवन में बैठा करेंगे और आप देखते रहेंगे कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी भवन में एक जो नई कांग्रेस उभर कर आएगी, नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आज 11:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 7 घंटे तक ये बैठक चली। सारे प्रभारी और इंचार्ज AICC के मौजूद थे और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधे कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां हैं, आगे की तैयारियां, उसका जायजा पहले लेने के बाद अब उसके बारे में बता रहे थे यहां जयराम रमेश ने साफ साफ बताया कि सुबह से लगभग 7 घंटे हम लोगों की बैठक चली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 30 प्रभारियों की के साथ बैठक, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं, महासचिव हैं, और इन सब की बैठक ली राहुल गांधी ने और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी उनके साथ थे, केसी वेणुगोपाल थे, आप देखिए प्रियंका गांधी, तमाम नेता यहां मौजूद थे और इन सब की बैठक हुई और बैठक के बाद जो नतीजा सामने आया है उसका जिक्र यहां कर रहे थे। गुजरात में अगली इनकी AICC की का महाधिवेशन होना है और उससे पहले ये पूरा का पूरा 2025 जो साल 2025 है, कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने का साल के रूप में ये कांग्रेस आगे बढ़ा रही है और इसके साथ कई सारी यात्राएं, कई सारे जो ढेर सारी रैलियां और जिसमें जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ जो रैलियां हो रही हैं, ये सब कुछ होना है। यानी कांग्रेस बिल्कुल इस देश में अपनी जो सियासी जमीन जो है उसको मथ देना चाहती है और ये यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है। इधर राहुल गांधी अब 2 दिन के लिए अपने
संसदीय क्षेत्र भी जा रहे हैं, यानी आप जानते हैं रायबरेली जा रहे हैं, और जिसमें वो कांग्रेस के लोगों के अलावा आम जनता के अलग अलग वर्गों से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर खुद ब खुद इसलिए आ जाती है क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली से सांसद हैं। उनके पास दो जगह का की जिम्मेदारी थी, एक रायबरेली और दूसरी जिम्मेदारी थी वायनाड की, जिसको उन्होंने छोड़ा और प्रियंका गांधी वहां से जीत के आई। तो कांग्रेस एकदम नए जोश और तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और उसकी बानगी आपने देख ली। वहीं बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी लाचार ही दिख रही है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन बीजेपी को नाम तय करने में इतना वक्त क्यों लग गया? आज 11 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उधर उनकी बैठक चल रही है और 8 बजे के लगभग यह तय होगा कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी ने किसको चुना है। और इसी मसले पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी सवाल उठाए। मनोज झा ने कर्मठ होने या कठपुतली होने की बात कही और साथ ही महाकुंभ को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही नजर आ रहा है कि बीजेपी पर अब चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी का जो मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक है, उसका मुकाबला बीजेपी आखिर कैसे करेगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। अब इस प्लान पर कैसे होगा घमासान और राहुल ने बीजेपी के लिए कैसे खड़ी कर दी है मुसीबत। राहुल गांधी अगर खुद कह रहे हैं कि सावरकर के मुद्दे पर समन ट्रायल चलाइए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, कोर्ट को सीधी चिट्ठी लिखते हैं, तो ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं और कैसे कांग्रेस की अगली रणनीति जो है वो अब साफ हो रही है और इससे क्या देश की सियासत में आने वाले समय में कुछ परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं, सबकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति पर चर्चा इसलिए जरूरी क्योंकि यहां से बीजेपी को आखिर चैलेंज देते हुए कोई पार्टी दिखाई देती है तो कांग्रेस दिखाई देती है, इसलिए भी जरूरी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा अभी चल रही है और विधानसभा में कल उर्दू पर भाषण दे रहे थे वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उर्दू पर उन्होंने भाषण देते हुए उर्दू के लिए कहा कि कठमुल्ले बना रहे हैं आप अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में शेरो शायरी कर रहे थे, वो भी उर्दू में। क्या कहा जाएगा? तो राहुल गांधी और कांग्रेस की आने वाली जो रणनीति है उस पर यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।